बस्ती में इसके समापन समारोह में आया हूं। यह जन विश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, इसको सारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए। बड़ी संख्या में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सीधा इस यात्रा के साथ संपर्क उनका हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से एक मौलिक प्रश्न पूछना चाहता हूं राजनीति की बारीकियों को समझाने के लिए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक करके जन विश्वास यात्रा में निकले हैं। क्या अखिलेश जी हिम्मत कर सकते हैं ऐसी जन विश्वास यात्रा निकालने की? क्या बहन मायावती जी कभी हिम्मत कर सकती हैं कि वो जन विश्वास यात्रा निकाले? यह भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के संस्कृति का अंतर है। ये छाती ठोक करके कहने की ताकत, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी है, किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। सब खोखले हैं, ऊपर से नीचे तक ढन ढन बोल रहे हैं। अपने ही नेता, अपने ही ताली, अपनी ही कवाली, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, ये जन विश्वास यात्रा के महत्व को समझो। ये हमारी पार्टी है, ये कमल के फूल जो ये ताकत और हिम्मत के साथ जा सकते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। हमने लोगों को कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, वहां भी उज्ज्वला का उज्ज्वल पहुंचाया है। ये हमारी ताकत रही है। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, उनको भी आयुष्मान की ठंडक पहुंचाई है और उनकी सेवा की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें धर्म पर बांटा। बोलो, बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? नहीं तो आप बताओ, ऐसे अच्छे मौसम में जिन्ना को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि याद आ जाए, इसलिए कि धर्म पर मत जाओ, इसलिए कि धर्म के नाम पर वोट दो। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश की सरकार और ये है अखिलेश के लोग। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, जाति के नाम पर बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? पूछा कि नहीं तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? पूछा कि नहीं पूछा? हमसे एक पत्रकार ने पूछा। मैंने कहा उनके साथ कुछ विशेष लोग हैं। बोले कौन से लोग हैं? मैंने कहा आप भी जानते हो। ये जाति में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखिए, इन्होंने सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया कि नहीं किया? सिर्फ परिवार का। हमने सबका ख्याल रखा, सबको बढ़ाया। इन्होंने परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया और झूठे वायदे। आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है? उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा।
योगी जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो पिछले 5 साल में किया है वही ताकत बनेगा कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं ये तय करेगा। इसको हमको तय करना चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी राजनीति की बारीकी आपको समझाना चाहता हूँ। मोदी जी के आने के बाद फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उनकी आजकल हालत खराब है। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए, सबका विकास करने पर लग गए। और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा, और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं, और जिसके पास कार्यक्रम है, और जिसके पास विकास की योजना है, और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं तो मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर यहाँ पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदम्बिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक घड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है। नेताओं की बात को हमको समझना चाहिए। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूँ। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो। कोई पूछने वाला नहीं। ये परिवारवाद की पार्टी का एक जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने मुसीबत सही है। लेकिन हम अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नीयत उनकी तो नीयत ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, उनके पास तो वो है जिनको ये लालच लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो थाना तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये माफिया राज के लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये ध्यान में रखना, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ इस चुनाव में फर्क साफ दिखता है। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है। सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। और जब अखिलेश का जमाना था तो सीधा पैसा उनके खाने के लिए जाता था। वही खाया करते थे, अपना ही उपयोग करते थे, किसी और का उपयोग नहीं करते थे। जनधन योजना के तहत जब लोगों ने मजाक उड़ाया कि मोदी जी क्या जनधन योजना चला रहे हो, अरे कोरोना के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए पूरे 3 महीना लॉकडाउन में
सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाया। ये मोदी जी की योजना रही, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये परिवर्तन है। आजकल कल मुझे पता लगा योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जब बिजली ही नहीं दे सका, वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इम्प्लीमेंट किया है। बोलो 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए, तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। ये योगी जी ने करके दिखाया। मोदी जी के आशीर्वाद से ये हमको समझना चाहिए। 2 करोड़ 81 हजार घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2 करोड़ 81 लाख घरों को बिजली पहुंचाई। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी, उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ। अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख इज्जत घर बना करके 1 करोड़ 95 लाख परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भय शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं नेताओं ने बीजेपी नहीं जनता की बात सोची है। उनका तंत्र क्या है? उनका तंत्र है दंगों का तंत्र, उनका तंत्र है भ्रष्टाचार का तंत्र, उनका तंत्र है तुष्टीकरण का तंत्र। उनका तंत्र है माफिया राज का तंत्र और उनका तंत्र है परिवारवाद का तंत्र। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बांट रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। आज बहुत सी चर्चा होती है मित्रों, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने जो किया है वो तो याद दिलाना मेरा काम बनता है ना। आप तो नहीं रखोगे अपना रिपोर्ट कार्ड,
लेकिन मैं तो रखूंगा रिपोर्ट कार्ड आपका। आप ही थे ना जिनके दौरान खनन माफिया दंदना रहे थे। आप ही है ना अखिलेश जी जिनका मंत्री खनन माफिया में संलिप्त होकर के आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। आपका रिपोर्ट कार्ड है गोमती अपफ्रंट पर 1600 करोड़ रुपए का घोटाला, 1600 करोड़। छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं, 1600 करोड़ इनके लिए मामूली सी बात है। सीबीआई की एफआईआर, घोटाला घोटाले पे घोटाला, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इन्होंने युवाओं को कहा हम आपको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। 15 लाख लैपटॉप खरीदे गए, 15 लाख लैपटॉप। और बटे कितने? 6,25,000, 6.25 लाख बटे। बाकी कहां गए? बाकी लैपटॉप कहां गए? हमारे स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं अरे वहां भी चले गए होते तो भी मान लेते, वो तो किसी एक के हाथ में चले गए। घोटाला उसी तरीके से अगर मैं बात करूं योगी जी की, तो अभी उन्होंने 25 दिसंबर को घोषणा किया 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे हैं और आगे चलकर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। 1 करोड़। जो कहा है वो किया है और करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इनका रिपोर्ट कार्ड आप लोग याद रखिए। इसलिए देखो एक बात मैं बताऊं, आज अभी आपको धूप अच्छी लग रही है? लग रही है कि नहीं लग रही है? थोड़ी देर पहले कोहरा था कि नहीं था? अंधेरा याद रखोगे तो उजाले का मजा लोगे, ठंड याद रखोगे तो सूरज की उष्णता का मजा लोगे जो भी ले रहे हो। इनके जमाने को याद करोगे तो आज आप खुशहाल दिखोगे। इनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे हुए, 700 दंगे, पलायन हुआ, लोग घर छोड़ करके गए, माँ बेटियां घर से सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। आज सरेआम अच्छी तरीके से हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ रात के 12 बजे तक घूमती हैं और इज्जत के साथ चलती हैं। ये योगी जी की सरकार ने दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड। ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक। उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है। मेरा गंभीर आरोप है और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, किसी कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। 22-24 करोड़ की जनसंख्या ये जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की तपस्या से इसको हम जमीन पर उतारने के लिए लगे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक वैचारिक पार्टी हैं। सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, विचारों को इंप्लीमेंट करने आए हैं।
70 साल से बताओ, जवाहरलाल नेहरू की गलती, जवाहरलाल नेहरू की गलती, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धारा 370 जम्मू कश्मीर को अभिन्न बनाने से रोक रहा था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने विचारों की लड़ाई लड़ी, हमने विचारों की लड़ाई लड़ी और हमने सफलता हासिल की। हम सफल हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 256 कानून भारत के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। वहां आदिवासियों को, ट्राइबल को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। वहां महिलाओं को उत्पीड़न का कानून लागू नहीं था। वहां बच्चों के साथ सेक्सुअल क्राइम के कारण जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं थी। ये अमानवीय व्यवहार था। धारा 370 समाप्त हुई। अब भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। ये हमको ध्यान में रखना। बताओ, समन है, अदालत का बुलावा। लाइए दिखाएं। आप समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताओ, इन्होंने राम भक्तों को हर तरीके से प्रताड़ना दी थी कि नहीं दी थी? आजकल अखिलेश जी घंटी बजा रहे हैं मंदिरों में, ये घंटी बजा रहे हैं। अरे इनको मजबूर घंटी बजाने के लिए किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और तुम मजबूर हुए घंटी बजाने के लिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है, जिन लोगों ने कभी आचमन करना नहीं सीखा, जिनको चरणामृत पीने नहीं आता था, आजकल वो भी चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? हाँ, और राम जन्मभूमि को लटकाना, हटाना, भटकाना किसने किया? इनका नेता सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि ये फैसला टाल दो, इससे बीजेपी को फायदा होगा। उनको राम की चिंता नहीं थी। आजकल बैठे हुए हैं आराम से। राम की चिंता की होती तो आराम नहीं मिलता। अब आराम करो। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की इच्छा शक्ति रही और आज अब भव्य राम मंदिर वहां पर अयोध्या में बन रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। विचारों की लड़ाई करते हुए विचार को भारत में प्रतिस्थापित करने आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा के तट पर काशी में डुबकी लगा करके पूजा अर्चना करके हमारे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके काशी विश्वनाथ का मंदिर, भव्य मंदिर, उसका उसका शुभारंभ किया, यानी उसका उद्घाटन किया, ये हम सबको मालूम। लेकिन याद रखो, 25 सितंबर 2015 को गंगा के घाट पर संतों पर लाठी